आज की कहानी बहुत मज़े की है क्योंकि 1576 में मुग़ल इंडिया में एक ऐसी चीज़ होती है जो कि तब से पहले कभी भी नहीं हुई होती। एक शहज़ादी गुलबदन बेगम जो कि होती है बाबर की बेटी, और बाबर वो आदमी है जिसने मुगलिया सल्तनत का आगाज़ किया था। वो शहज़ादी ये फैसला लेती हैं कि भाई मैंने जाना है हज करने, और यकीनन वो हज करने जाती हैं। आज मैं आपको उसी हज की कहानी सुनाऊंगी जो कि काफ़ी मज़े की है, और ये पहली औरत होती है मुगलिया सल्तनत में जो कि अकेले इस किस्म का सफ़र करती हैं, और वहाँ जाके इनका एक्चुअली जो सल्तनत उस्मानिया का बादशाह होता है, सुल्तान होता है, उसके साथ भी एक किस्म का फड्डा हो जाता है, जो कि मुझे बहुत फ़नी लगा था। और ये कहानी इसी सब के बारे में है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिशा और खुश आमदीद तारीखी टेल्स में। मेरी ये वीडियो भी मुग़ल सीरीज़ का ही एक हिस्सा है, और अगर आप मुगलिया सल्तनत के ऊपर और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ऊपर जाके देख सकते हैं, या शायद इस वीडियो के एंड पे भी एक लिंक हो। या अगर आपको हमारा चैनल पसंद है और आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो इसके काफ़ी मुख्तलिफ तरीके हैं। आप पेट्रियन पे जाके हमारे चैनल का एक पेड मेंबर भी बन सकते हैं, या आप हमारे इस यूट्यूब चैनल का एक पेड मेंबर बन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा और यहाँ पे भी दे दूँगी मैं। या आप इस स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर जाके भी हमारी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, इससे भी हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। थैंक यू। अब गुलबदन बेगम इस सफ़र का आगाज़ करती हैं जब वो तकरीबन 53 ईयर्स की होती हैं। उस उम्र में जाके वो ये फैसला लेती हैं कि भाई मैंने जाना है हज पे, और अपने साथ वो लेके जाती हैं अपने ही ख़ानदान की 11 और औरतें। और उस ज़माने में हज पे जाने का सफ़र आज के ज़माने के सफ़र से मुकाबला नहीं दे सकता, क्योंकि उस ज़माने में तो बहुत ही मुश्किल था। गुलबदन बेगम का ये सफ़र आगे 6 साल उनको इंडिया से दूर रखेगा, और उनको शुरू में ये शायद नहीं पता होता। मज़े की बात ये है कि हालांकि गुलबदन बेगम, जिस तरह कि मैंने अपनी एक और वीडियो में बताया था, वो ख़ुद भी एक तारीख दान होती हैं। वो ही हैं हुमायूं नामा लिखने वाली, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद वो अपनी इस सफ़र के बारे में और अपनी इन चीज़ों के बारे में बमुश्किल कुछ बताती हैं हमें। लेकिन कुछ ऐसे तारीख दान हैं जैसे कि रूबी लाल, जिनको बहुत दिलचस्पी थी इस सफ़र में, और उन्होंने काफ़ी मेहनत से मुख्तलिफ ज़रायों को इस्तेमाल करते हुए इनकी इस सफ़र की कहानी इकट्ठी की। अब ये जो हज का सफ़र था, ये कोई ऐसा वैसा हज का सफ़र नहीं था। ये एक बहुत ही ग्रैंड और एक बहुत ही शान शौकत वाला काफ़िला तैयार होता है जिसने जाना होता है आगे इस हज के ऊपर। और ये हज का फ़ैसला गुलबदन बेगम उस दौर में लेती हैं जिस दौर में अकबर की हुक्मरानी चल रही होती है। तो अकबर अपनी फूफी, जो कि इनकी फूफी होती हैं, इनको एक्चुअली बहुत ज़्यादा पैसे और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज देता है कि वो खुशी से अपने आराम और आज़ाइश के हिसाब से ये सफ़र कर सकें। यहाँ तक कि अकबर ने अपने दौर की पहली जो बड़ी मुगलिया बहरी जहाज़ तैयार किए थे, जिनमें से एक का नाम रखा था उसने सलीमी और एक का नाम रखा था इलाही, वो भी इनके लिए ही तैयार किए गए थे। और इसके साथ साथ उनका जो सारा का सारा काफ़िला होता है, उसके अंदर नौकर वगैरह तो बहुत होते ही हैं, साथ ही साथ इनको संदूक दिए जाते हैं जो सोने से लदे हुए होते हैं, सोने और चांदी से। इनको बहुत ज़्यादा पैसे और भी दिए जाते हैं, और इसके अलावा 12,000 ऐसे कपड़े दिए जाते हैं जो कि बस उन्होंने लोगों में बांटने होते हैं। इस हिसाब से बनाए गए होते हैं वो। और कहते हैं कि जब ये काफ़िला निकल रहा था फतेहपुर सिकरी से, तो सड़कों पे लोगों का एक मजमा था, एक हजूम था, जो कि इनको बस देखना चाहते थे क्योंकि ये इतने आलीशान और शान और शौकत वाले लग रहे थे। लेकिन दुनिया में कितना भी पैसा हो, उस ज़माने में सफ़र करना एक बहुत ही मुश्किल और ख़तरनाक चीज़ थी। अब इन लोगों के पास 2 ऑप्शंस थी। पहली ये कि या तो ये समुंदर के ज़रिए जाएँ और वहाँ से मक्का तक पहुँचें, लेकिन उसमें मसला ये था कि समुंदर जो था, पूरा जो रास्ता था, उस पे पोर्चुगीज़ लोगों का कब्ज़ा था एक किस्म का, और वो मुसलमानों की, ख़ुसूसन जो मुसलमानों के जहाज़ आते थे, उनके बहुत ख़िलाफ़ थे। और दूसरी ऑप्शन ये थी कि वो सड़क से जाएं पर्शिया से होते हुए, लेकिन उसमें और मसले मसाइल थे। वहाँ पे भी उन पे ख़तरा था कि कोई ना कोई अटैक ना कर दे। तो अब ये लोग ये फ़ैसला करते हैं कि ठीक है, हम समुंदर के रास्ते जाएंगे, और ये सूरत के पोर्ट पे तकरीबन 1 साल अटके रहते हैं, क्योंकि जो पोर्चुगीज़ होते हैं वो उनको इजाज़त नहीं दे रहे होते कि आप गुजर सको अरेबियन सी से जद्दा तक। लेकिन फाइनली 1 साल के बाद जाके उनको इजाज़त मिलती है, और फिर वो उस सफ़र पर निकलते हैं। अरेबियन सी से जद्दा तक इन लोगों को तकरीबन 4 हफ्ते लगते हैं। अरेबिया पहुंचने के बाद इनको आगे की सफ़र जो करना होता है वो होता है ऊँटों के ऊपर सहरा में से,
जो कि काफ़ी दुश्वार होता है। इस तरह करके ये पूरा का पूरा काफिला पहुंचता है मक्का। और जब ये मक्का पहुंच जाते हैं और वहाँ जाके ये लोग अपना हज वगैरह और सब कुछ कर लेते हैं, तो उसके बाद ये गुलबदन बेगम और उनका जो काफिला होता है वो ये फैसला लेते हैं कि अब हमने यहीं रहना है, हमने वापस नहीं जाना। तो आप सोचें कि उस चीज़ से ये तारीख दान इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि इसको किसी के ऑर्डर्स नहीं थे, किसी ने इसको बताया नहीं हुआ था कि तुमने जाना है, ऐसे ऐसे करना और ऐसे वापस आना है। वो खुद मुख्तार थी, वो खुद अपने फ़ैसले ले रही थी, जो कि उस ज़माने के लिए एक बहुत हैरानकुन बात है कि वो बस वहाँ गई और उन्होंने फ़ैसला ले लिया कि मैं यहीं रहूँगी। और वो और उनके साथ जो 11 औरतें होती हैं वो अगले 4 साल अरेबिया में ही रह जाते हैं। वहाँ रह के ये बेसिकली ज़कात और चैरिटी इस किस्म के कामों में इनकी दिलचस्पी बढ़ जाती है और ये यही काम करती हैं। ये बहुत ज़्यादा पैसे, सोने, कपड़े, हर चीज़ बांटती हैं गरीबों में, इस हद तक कि ये मशहूर होना शुरू हो जाती हैं इस पूरे के पूरे खित्ते में। वो इतनी मशहूर हो जाती हैं कि इनकी खबर जा पहुंचती है उस दौर में जो सल्तनत उस्मानिया का बादशाह था मुराद, उस तक। और उस ज़माने में ये खित्ता अब मुराद के अंडर आता था, अरेबिया का और हिजाज़ का जो सारा खित्ता था ना। तो अब मुराद जो है वो ये नहीं सोचता कि भाई ये लोग अल्लाह का राह में दे रहे हैं चीज़ें ऐसे कुछ। उसको ये नज़र आता है कि क्या ये जो मुग़ल बादशाह है अकबर, क्या वो इस तरीके से अपनी शान व शौकत और ताकत दिखाना चाह रहे हैं हमें? क्या वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो इतना अमीर है? तो उसको बात बहुत बुरी लगती है और वो एक हुक्म जारी करता है गुलबदन बेगम को कि आप हिजाज से निकल जाइए, आप वापस जाइए बरे सगीर। जिसके ऊपर गुलबदन बेगम का ये जवाब होता है कि नहीं, मैं तो नहीं जा रही। आप सोचें उस दौर में वो सबसे बड़ी जो सल्तनत है पूरी दुनिया में, सल्तनत उस्मानिया, जिससे पूरे यूरोप डरता है, सब डरते हैं, उसके बादशाह को गुलबदन बेगम आराम से कहने कि नहीं जाना, कर लो जो करना है। और वो बेचारा बादशाह वो फिर आगे 4 दफ़ा और इनको हुक्म भेजता है कि आप यहाँ से निकलें। वो जाती नहीं है। और आपको से ये भी पता चलता है कि उन पे कोई प्रेशर नहीं था अकबर की तरफ से या मुग़ल कोर्ट में किसी की भी तरफ से कि तुम लोगों ने ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। वो खुद ही जो उनका दिल कर रहा था वो ही कर रही थी वाकई में। लेकिन फिर होता ये है कि जो ऑटोमन जो सल्तनत उस्मानिया का बादशाह होता है मुराद, वो अपनी आखिरी जो हुक्मनामा होता है उसके अंदर काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता है। और वो टर्किश में एक अल्फाज होता है नामिशरू के नाम से, जिसका मतलब होता है इनअप्रोप्रिएट, यानी कि नाजेबा चीज़, इस तरह का मतलब होता है। तो ये जो लफ्ज़ है ये अकबर को भी बहुत बुरा लग जाता है कि आपने मेरे घर की ख़वातीन के बारे में ऐसे क्यों बात की। और इस लफ्ज़ के इस्तेमाल करने के ऊपर फिर गुलबदन बेगम फैसला लेती हैं कि ठीक है मैं चली जाती हूँ। और वो फिर पैकअप करके वापस निकलती हैं। 1580 में वो निकलती हैं वहाँ से वापसी के सफ़र के लिए और 1582 में वो वापस फ़तेहपुर सिकरी पहुँचती हैं। अब उनके वापस पहुंचने के ऊपर ऐसे नहीं होता कि अकबर उनको डांटता है या उनको बुरा भला कहा जाता है कि भाई आपने वहाँ जाके ऑटोमन जो सुल्तान है उससे पंगा लेके आ गई हैं आप। नहीं, बल्कि उनको बहुत ज़्यादा अवार्ड्स दिए जाते हैं, उनको अजाज़ दिए जाते हैं और उनको बल्कि अकबर दावत देता है कि आप ख़ुद भी अकबर नामे के अंदर लिखें। तो उनको एक किस्म से और ज़्यादा रुतबा और ताकत दे दी जाती है जब वो वापस आती हैं कि जी वो इतना मुश्किल, इतना लंबा सफ़र करके आई हैं। ऐसे नहीं होता कि उनको डांट डपट मिल रही होती है कि जी तुमने ऐसे क्यों किया। और मुझे ये कहानी बहुत दिलचस्प लगी थी क्योंकि जिस तरह का हमारे दिमाग में इमेज बनाया जाता है कि जी वो इतने मज़लूम औरतें थी यहाँ की, इतना वो अंग्रेज़ों ने आके थोड़े बहुत हकूक़ दिलवाए। मुझे पता है हर कोई ये यकीन नहीं करता क्योंकि कुछ लोग एक्चुअली सही से पढ़ लेते हैं चीज़ें। तो वो जो एक इमेज है वो किस हद तक गलत है, जहाँ पे इतनी आज़ादी दी जाती थी उनकी औरतों को कि वो इतने खुद मुख्तार थीं, जबकि अमूमन जो रॉयल फैमिलीज़ की औरतें होती हैं सबसे कम ताकत उन्हीं को दी जाती थी यूरोपियन कोर्ट्स में। तो ये बात मुझे बहुत दिलचस्प और बहुत मुख्तलिफ लगी थी। क्या आपको इस कहानी का पता था पहले से? अगर आपको पता था या आपने अब नहीं सुनी है, आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।